हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी पॉइंट। ठीक, आज हम उसी सीरीज़ में आपके लिए तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है आपका दूसरा टॉपिक? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आप इसकी हिंदी जानना चाहेंगे तो हिंदी तो इसकी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन इसको कहते हैं सतत विकास। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। पहले हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन बनेगी क्या, ये वर्ड कहाँ से आया। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब ऐसा होता है कि बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए हम कोई डेवलपमेंट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब हम कोई चीज़ को नुकसान ना करें और बल्कि उसका फ़ायदा भी पूरी तरीके से उठा लें। देख लिए, जैसे कि विच डेवलपमेंट, कौन सा ऐसा डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए जो विकास करते हैं हम उसे हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया है तो ये 1992 में लगभग इसको दिया गया था कि नहीं ऐसा होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। हालांकि बचाने की इसको क्या ज़रूरत थी? ऐसा था कि 1992 से पहले कई सारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी होता है। इंडस्ट्री में हर कोई बढ़ना चाहता रहता है, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रीज को बढ़ाता है। उसमें क्या होता है, जो कार्बन एक्सक्रीशन होता है, जो कार्बन निकलता है, कार्बन का उत्सर्जन होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है? एनवायरनमेंट डैमेज होने लगता है। ठीक है, तो उसके लिए 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में एक कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस का मतलब कई लोग मिलके बातचीत करते हैं, वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल लेवल पर होती है। उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ समिट। उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ समिट कहते हैं, जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में होती है, ब्राज़ील में होती है। जो अर्थ समिट में एक चीज़ को निर्धारित किया जाता है, क्या कहते हैं उसे? कंफर्म किया जाता है कि एजेंडा 21 लाया जाता है। एजेंडा 21 क्या है और इसका मकसद क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा। एजेंडा 21 ये था कि 21वीं सदी में, ठीक है, अभी हम कहाँ पे, ये 1992 क्या है? 20 क्या कहते हैं इसे? 20वीं सदी कहते हैं इसे, 20th सेंचुरी। ठीक है, और जो 21 यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है? 21वीं सदी है। तो हम देखेंगे एजेंडा 21 में कि 21वीं सदी में हम इससे, इन प्रॉब्लम से कैसे कॉम्बैट करेंगे, कैसे इनसे निपटारा करेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट को इन सब से कैसे बचाएंगे, किसमें? 21वीं सदी में। क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, अगर नहीं करेंगे तो और भी ज़्यादा डैमेज होगा, जिसकी वजह से क्लाइमेट शिफ्ट होगा, चेंज होगा और कई उससे ज़्यादा भी नुकसान होगा। मकसद क्या था इसका? एम क्या है? अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पूरे ग्लोबल लेवल पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने का मकसद था। सस्टेनेबल का मतलब होता है बिना डैमेज को इन्वायरमेंट किए विकास। ठीक है, तो सस्टेनेबल का आप हिंदी से बेहतर है कि आप इसे इंग्लिश में ही याद रखें ताकि आपको याद रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए विकास को हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल। ऐसा वर्ल्ड लेवल पर किया गया था, ग्लोबल लेवल पर सबकी सहमति के साथ में जितनी भी कंट्रीज थी उनको आपस में लिया गया और उनके साथ में कॉन्फ्रेंस की गई। ठीक है, दूसरा क्या था? टू कॉम्बैट, निपटने के लिए, किससे? इन्वायरमेंटल डैमेज। इन्वायरमेंटल डैमेज से निपटने के लिए एजेंडा 21 लाया गया। ठीक है, क्या है इसमें? क्या था? पुअर्टी, जिसे पावर्टी कहते हैं, एंड डिजीज। गरीबी और जो डिजीज़ होता है ये हमारे रिसोर्स के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं, पूरी तरीके से, और ये इस्तेमाल करते थे। अगर गरीबी और डिजीज़ को दूर कर दिया जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने में आसानी होगी। ठीक है, और ये तभी हो सकता है, गरीबी और डिजीज़ तभी दूर हो सकता है जब ग्लोबल लेवल पर हर कोई कोऑपरेट करेगा, एक दूसरे को कोऑपरेट करेगा। जैसे अभी मान लीजिए जो 2019 में
कोरोना आया था, ठीक है। 2019 में जो कोरोना आया था उसमें अगर हर कोई सहयोग ना करता, एक अकेला उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था। WHO ने भी कई सारी वैक्सीन उसने बना के दी, कई सारा उसका क्या कहते हैं जीन टेक्नोलॉजी उसमें की, ठीक है। तो ग्लोबल कोऑपरेशन की मदद से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पहुंचते हैं, अटेन करते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लिखने वाला भी हो गया आपका। अब इसमें देखेंगे रिसोर्स प्लानिंग हम कैसे करेंगे, किसके हिसाब से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से हम रिसोर्स प्लानिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें पता है कि जो ये अर्थ है उसके ऊपर कोई भी रिसोर्स हर जगह पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कि है नहीं है ना। जो रिसोर्स है वो बराबर हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इम्बैलेंस है, उसको जहाँ पे कमी है और जहाँ पे ज़्यादा, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्या करते हैं हम, रिमूवल करते हैं किसका, इम्बैलेंस का। जहाँ पे बैलेंस नहीं है हम वहाँ पे बैलेंस करते हैं, ठीक है। जहाँ पे कोई रिसोर्स ज़्यादा है और कहीं पे उस रिसोर्स की कमी है तो हम क्या करते हैं, उसे पूरा करते हैं एक दूसरे से। किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्स का इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे कि उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम नाप तोल के उसका हिसाब रख के किया जाता है। कई तरीके से हम कर सकते। पहला हम क्या कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग में, रिसोर्स को आइडेंटिफिकेशन करेंगे। पहला उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि रिसोर्स हमारे पास है कि नहीं है तो कितना है, ठीक है। इन्वेंट्री एट लोकल लेवल पर मिलता है या नहीं मिलता है, रीजनल लेवल पर है कि नहीं है, और नेशनल लेवल पर इसका क्या नेशनल लेवल पर इसका क्या योगदान होगा, ठीक है। तो ये जो नेशनल लेवल पर, लोकल लेवल, रीजनल लेवल पर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमारे पास रिसोर्स है कि नहीं है तो कितना है, ये सब मेज़र करना पड़ता है। इसको कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। इन तीनों को कहा जाएगा। दूसरा है इवॉल्व, हमें एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। अगर किसी भी रिसोर्स को इस्तेमाल करना पूरी तरीके से, ठीक है, सस्टेनेबल रूप में अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए उसके पास प्लानिंग स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। आवश्यक है कि प्लानिंग स्ट्रक्चर होना ही चाहिए, जिसमें टेक्नोलॉजिकल लोग भी होने चाहिए, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, स्किल्ड होने चाहिए। हर कोई जो होगा वो स्किल्ड होना चाहिए ताकि उसे उस चीज़ के बारे में जिस पे वो बात करने जा रहा है उसके बारे में उसे पूरी चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि वो किस पे बात कर रहा है, क्या स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। तो हम रिसोर्स प्लानिंग में इस तरीके से इसको देखते हैं। तीसरा है मैच द रिसोर्स, क्या करना चाहिए, रिसोर्स जो है क्या वो आपके डेवलपमेंट प्लान से मैच कर रहा है, जो आपने जिस रिसोर्स को आपने प्लानिंग किया है क्या वो मैच कर रहा है, आपके नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो ठीक, नहीं मैच कर रहा है तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओवरऑल क्या है, नेशनल डेवलपमेंट प्लान, इस रिसोर्स को, जो भी रिसोर्स है आपके पास, उसको नेशनल डेवलपमेंट प्लान के आधार पर कि इससे किसी मेरे राष्ट्र का कोई या राष्ट्र का किसी भी नेशन का कोई फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो प्लानिंग बनाई जाती है वो इसी आधार पर बनाई जाती है कि उससे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, इसको अलग करने के लिए किया जाता है। और इस डेवलपमेंट को हमने क्या बनाया, नेशनल डेवलपमेंट प्लान, इसीलिए हम लेकर आए 5 ईयर प्लान लेकर आए, जो कि किससे लेकर आए थे, यूएसएसआर से लेकर आए थे, जिसे कहते हैं सोवियत यूनियन, ठीक है। सोवियत यूनियन से हम लेकर आए थे 5 ईयर प्लान को। इसमें ये करने के लिए कि हमें किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, इसके ऊपर हम बात करें। पहले वाले ईयर प्लान में हमारे पास एग्रीकल्चर की कमी थी, भूखमरी से लोग जूझ रहे थे, इसीलिए पहला ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को लाया गया था, ठीक है। अब इसके बाद हम रिसोर्स प्लानिंग के, अभी तो ये हम पढ़ रहे थे आपके सबके बारे में, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में नहीं था। अब हम पढ़ेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे होनी चाहिए, ठीक है। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग को हम अभी देखेंगे।
ठीक, ठीक है, तो हम इसको इरेज करते हैं आपके लिए। आप पहले एक बार इसको देख लीजिए पूरा, ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं। अगला टॉपिक आपका है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर रिसोर्स प्लानिंग हम कैसे करेंगे। अभी हम किसका पढ़ रहे थे, सबका पढ़ रहे थे, अभी पूरे वर्ल्ड का पढ़ रहे थे कि रिसोर्स प्लानिंग में होना क्या चाहिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर भी होना चाहिए जो लगे कि हाँ सस्टेनेबल है, होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया क्या है आपका, फोर्थ टॉपिक क्या है आपका, प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के पास क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आपको मालूम है कि इंडिया के पास इतना सारा रिसोर्स है कि उसके पास रिसोर्स की कमी नहीं है। ठीक है, इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री भी है और एक बड़ी कंट्री भी है जिसके पास एक बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स है। ठीक है, लेकिन इसमें भी है कि इंडिया के अंदर हर जगह पे रिसोर्स नहीं है, हर जगह पे अलग अलग चीज़ें हैं। आप इसकी ज़मीन, जब आप इसकी ज्योग्राफी को देखेंगे तो हर जगह पे अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे अगर हम इसकी ज्योग्राफी को देखेंगे, ठीक है, सॉरी, ठीक है, नीचे का थोड़ा और होना चाहिए। ठीक है जी, ये आपका इंडिया दिख रहा है, यहाँ पे आपका रेतीला इलाका पड़ता है जिसे कहते हैं डेजर्ट एरिया। ठीक है, यहाँ की ज्योग्राफी अलग है और ये जो है आपका ये प्लेन जिसे मैदान कहते हैं ये अलग है, बीच का हिस्सा पठारी अलग है, ठीक, किनारे का हिस्सा अलग है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का हिस्सा अलग है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो ज्योग्राफी है वो पूरी डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो असम है आपका, उसके पास पानी ज़्यादा है और राजस्थान के पास पानी कम है, डिफिशियंट है। लेकिन राजस्थान के पास दो चीज़ ज़्यादा है, एक विंड एनर्जी से हम पावर बना सकते हैं, वो भी इसके पास ज़्यादा है, और दूसरा सोलर एनर्जी, इसके पास हीट ज़्यादा है तो सोलर एनर्जी भी यहाँ पर है। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी को हम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये रिसोर्स यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन असम की तरफ अब जब हम जाएंगे तो देखेंगे हम असम की तरफ, ठीक है, असम की तरफ जो हम जाएंगे तो यहाँ पे वाटर रिसोर्स ज़्यादा है, वाटर रिसोर्स यहाँ पर क्या है, हाई है। अगर हम इस वाटर रिसोर्स को किसी भी तरीके से राजस्थान में ले आएंगे तो इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे पास इतना स्किल नहीं, जो प्लानिंग अभी मैंने बताया था कि प्लानिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास इस तरीके से टेक्नोलॉजी नहीं कि हम यहाँ पे ये पानी, असम का पानी यहाँ पे लाके दूसरे छोर पे रख दें। ठीक, दूसरी तरफ राजस्थान है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में हम सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, इनका इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी जो असम में है तो डैम्स का इस्तेमाल करके, वाटर का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, दूसरा जो हमारा पोटेंशियल रिसोर्स है वो उसकी क्या कहते हैं, कंज्यूम करने की मात्रा घट जाएगी। तो कहने का मतलब है कि इंडिया के पास बहुत सारा रिसोर्स है,
लेकिन उसे अगर हम जुडिशियस मैनर में इस्तेमाल करेंगे तो ही ठीक है, वरना उस रिसोर्स का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, जैसा मैंने बताया था, पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए रिसोर्स को कि किस रीजन में कितना उसे मेज़र करना चाहिए। ठीक, फिर उसके लिए कमीशन बनाना चाहिए। कमीशन का मतलब होता है कि प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। फिर उस प्लानिंग स्ट्रक्चर को इस तरीके से रखना चाहिए जिसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड लोग होने चाहिए। ओके, तीसरा है आपका कि उस लिस्ट को, उस स्ट्रक्चर को मैच करना चाहिए कि ये नेशनल डेवलपमेंट में कुछ हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं हेल्प कर रहा है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, अगर हेल्प कर रहा है तो ठीक है। इसके ऊपर, इस वास्ट रिसोर्स के ऊपर गांधी जी ने एक कोटेशन कहा था कि इंडिया के पास रिसोर्स कहीं ज़्यादा है, वी हैव इनफ रिसोर्स टू फुलफिल द नीड ऑफ पीपल और द सिटीजन बट नॉट ग्रीड। कहा कि इंडिया के पास रिसोर्स इतना ज़्यादा है कि वो हर एक की ज़रूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन किसी की लालच को पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिसोर्स को प्लान करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पूरे जो इंडिया है उसकी ज़मीन, हर जगह की ज्योग्राफी अलग है, तो कहीं पे कोई रिसोर्स है, कहीं पे तो कोई रिसोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लेन वाले में मैदानी इलाके में खेती ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा होता है। ठीक है, और दूसरी तरफ पठारी भाग, तो यहाँ पे इतने अनाज नहीं होंगे, हालांकि होते हुए अब ऐसी कंडीशन बन चुकी है कि हाँ हो जाता है। तो इसकी जो ज्योग्राफी अलग है, इसकी वजह से रिसोर्स भी अलग अलग होते हैं, इसीलिए हमें जो जिस जगह पे नहीं है उससे वहाँ से लेकर पूरा करना चाहिए। जैसे राजस्थान में मैंने बताया, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी, ठीक, आसम में भी, उत्तर प्रदेश में भी, और हरियाणा में तो अभी चल रहा है। खैर वहाँ पे पानी जो है, वहाँ पे पानी और भी ज़्यादा कम होता जा रहा है, उसका लेवल, वाटर लेवल घटता चला जा रहा है। अगर हम किसी भी तरीके से नदियों का पानी इस्तेमाल करने लगे या हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करने लगे तो इस पानी के ग्राउंड लेवल को घटने से हम रोक सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही था रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में। और आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ, ब्रिटिश जब यहाँ पर आई थी तो केवल रिसोर्स के बदौलत पर ही यहाँ पर आई थी, केवल रिसोर्स के लिए आई थी, क्योंकि इंडिया के पास इतना सारा रिसोर्स था, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, रिच इकोनॉमी थी इसकी। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे ब्रिटिश आई थी, तब से इसने एक्सप्लॉइट किया यहाँ पे आके। और जब हम देखते, जब हमें इंडिपेंडेंस ब्रिटिश से मिलता है तो हम क्या करते हैं कि हम उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं कि ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जिसमें हमारा फ़ायदा हो और इकोनॉमी भी कुछ ग्रोथ करे, ऐसा होना चाहिए। तो हम क्या करते, जब हमें 1947 में क्या इंडिपेंडेंस मिलता है तो हम उसके लिए एक 5 ईयर प्लान लेकर आते हैं कि ताकि लोगों की जो खासा ज़रूरत है, उस टाइम की जो ज़रूरत है उसको हम पूरा कर सकें। ठीक है, तो आज आपका लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है, आज आपका लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगला लेक्चर आपका आएगा कंजर्वेशन से। ठीक है, ठीक है।